अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल और 6 माह बाद कौम से अपने खिताब में आज़ाद खारजा पॉलिसी, आज़ाद मीडिया और आज़ाद मुईशत का खूब नक्शा खींचा है। कौम से खिताब से चंद घंटे कबल वज़ीर आज़म ने चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये इजाफे की बजाय 10 रुपये की कमी का ऐलान करके कौम को 20 रुपये रिलीफ देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में भी 5 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। मेरे पास ओगरा की समरी आई, उन्होंने कहा कि 10 रुपये ज़्यादा आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में तेल महंगा हो चुका है। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपये बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपये पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। अपने खिताब में जहां आज़ाद खारजा पॉलिसी का अहाता करते हुए अमरीका को आड़े हाथों लिया, वहीं वज़ीर आज़म ने पीका ऑर्डिनेंस का दिफा करते हुए कहा कि इस कानून को लाने का मकसद सोशल मीडिया पर जिस तरह का गंद आ रहा है उसे कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म को भी नहीं बख्शा जा रहा। जो मुल्क का सरबराह मुल्क के कानून नहीं तोड़ता उसको कभी आज़ाद सहाफत से, मीडिया से कोई ख़तरा नहीं। एक वज़ीर के ख़िलाफ़ किसी खातून ने लिखा, उसने इंग्लैंड में जाके इंसाफ लिया। शौकत खानम इंग्लैंड में जिधर रजिस्टर्ड चैरिटी है और अमेरिका में उधर केस करने जा रही है इसी जंग ग्रुप के ऊपर। और अच्छी सहाफत तो एक असासा एक माशरे का, लेकिन ये ब्लैकमेल करना, गंद उछालना, घर की औरतों को इस तरह की चीज़ें कहनी, इसका कोई आज़ादी सहाफत से ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर आज़म ने इस तासुर की भी सख्ती से तरदीद की कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी लगाई जा रही है। उनका कहना था कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये जारी खबरों की रोकथाम के लिए है। हकीकी सहाफ़ी तो इस कानून से खुश होंगे। वज़ीर आज़म जिस पीका ऑर्डिनेंस का दिफा कर रहे थे उसके खिलाफ आज मुल्क भर में बुकला, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ती इदारे सरापा एहतजाज रहे। नाजरीन, बुकला बरादरी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदादें पास की हैं, जबकि ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुआशी मुश्किलात के अहाते के साथ मुआशी तरक्की, एक्सपोर्ट में बेहतरी और IT सेक्टर के लिए टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म ने 3.5 साल बाद आज ऑपोजिशन से पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का हल भी मांग लिया है। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी ओहो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, कब मुझे ज़रा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल ऊपर चला जाए, हम उसके बाद क्या करें? यानी अगर इनके पास कोई हाल है तो हमें बता दें। नाज़रीन, ये खिताब ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ऑपोजिशन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के लिए दबाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सिंध से इस्लामाबाद की जानिब गामजन है और ऑपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए संजीदा कदम उठाने को तैयार है। ऑपोजिशन के सियासी राब्ते तेज तर हैं। तहरीक अदम एतमाद की हतमी तारीख के ऐलान के लिए ऑपोजिशन के 3 बड़ों की मुलाकातें फिर से होने जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर वज़ीर आज़म से कौम से खिताब में अपना इस्तीफा दे देने का मुतालबा किया है। आज उसका खिताब है, कौम से खिताब करने वाला है। उस खिताब में ऐलान करे, असेंबलीज को तरवा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है। तू खुद चले जाए वरना हम आपको घर भेज देंगे। वज़ीर आज़म ने इस्तीफे की बजाय अवाम को बड़ा रिलीफ देकर ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। ये बड़ा रिलीफ कितना रियलिस्टिक है, हकीकत पसंदाना है, कितना अचीवेबल है, ये आगे जाके जिक्र करेंगे। लेकिन कल ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी काबीना की अहम तरीन मीटिंग जो एवरी ट्यूसडे होती है उसको मनसूख करके गुजरात के चौधरियों से मुलाकात सेट की है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड बात करते हैं। 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं।
आज़मी दोनों ने हमारी तारीख पे गहरी नज़र भी रखी है और आज के हालात के ऊपर भी खबर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। वज़ीर आज़म ने कहीं देर तो नहीं कर दी? सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। वज़ीर आज़म का आवाम को रिलीफ इस वक्त देना दरअसल ब्लैकमेल होना है या फिर इसको किस तरह देखा जाए कि वो यानी कि वज़ीर आज़म घबरा गए हैं? शुक्रिया मेहर। देखिए, इसकी टाइमिंग यकीनन ऑपोजिशन इससे फ़ायदा उठाएगी और वो बिल्कुल इस हवाले से वो कहने में बजाने होंगे कि जी उनका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म ने रिलीफ दे दिया, वरना ये रिलीफ अगर आज से 1 महीने पहले क्यों नहीं दिया वज़ीर आज़म ने, 2 महीने पहले क्यों ये रिलीफ नहीं दिया, इस वक्त क्यों रिलीफ दिया? तो ऑब्वियसली ये इंटरलिंक्ड है। ऑब्वियसली आज की तकरीर वज़ीर आज़म की सियासी तकरीर है। आज का जो भी रिलीफ है अच्छा है, बहुत से पॉजिटिव स्टेप्स जैसे आईटी के सेक्टर के लिए जो उन्होंने रिलीफ दिया है वो अच्छा सेक्टर वो है। इंडस्ट्रियलिस्ट वालों को जो उन्होंने छूट दी है वो डिबेटेबल है मेरे नुक्ता नज़र से, क्योंकि हर किसी से सवाल होना चाहिए। मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो मुझसे क्यों ना सवाल हो। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इसका ताल्लुक यकीनन अपोजिशन के इस लॉन्ग मार्च से भी है, अपोजिशन की सियासी हलचल से भी है। उस सियासी हलचल के लिए वज़ीर आज़म काबीना का इजलास मुलतवी करके चौधरियों से मिलने जा रहे हैं, जिनसे वो 1 साल तक एक ज़माना था कि 1 साल तक नहीं मिले थे। तो वो जो गर्मा गर्मी है वो कहीं नज़र आ रही है और यकीनन वज़ीर आज़म घबराए नहीं हैं तो परेशान ज़रूर है। इसी वजह से ये इक़दामात हैं और वो इसको काउंटर करने के लिए, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, गवर्नमेंट यही करती है कि आप काउंटर करते हैं उसमें। लेकिन मुझे हैरानगी है जब वो पैका और आज़ादी सहाफ़त की मैं आऊंगी मज़हर साहब, पीका और आज़ादी सहाफ़त पर 1 मिनट बाद आते हैं। पहले इस एक सियासी तज्जिया ले लें। भट्टी साहब, आपका क्या राय है इस पे? वज़ीर आज़म इलेक्शन मोड में आ गए हैं, इसको इलेक्शन कैंपेन के तौर पे देख रहे हैं या अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त देने के लिए उन्हें कमर कस ली है? किस तरह देख रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, जो आपने स्टार्ट में कहा ये टाइम बहुत अहम है। टाइमिंग इतनी अहम है कि लोगों को सिर्फ लोग अपोजिशन को देख रहे हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद का दावा कर रही है। ये है, मैं इसको किसी और अंदाज में भी देख रहा हूँ। एक मुलाकात तो बज़ाहिर आज टीवी पे आई नज़र, एक मुलाकात हुई जिसका जिक्र नहीं किया गया। उसका आप कर दीजिए। जैसे आप किसी के साथ काशिफ साहब के साथ जाए चाय शाय पीने, नहीं बहरहाल उसको डिटेल में नहीं जाते। इतनी टाइमिंग अहम है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये खिताब परसों होना था सैटरडे को। आज जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ऐलान है। कम से कम अगर 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में, जो आपने कहा 10 रुपये इजाफा करना था बल्कि 20 रुपये कमी कर दी, और बजट तक ये ऐलानात नहीं किए जाएंगे, यकीनन एक मोटरसाइकिल सवार के लिए 20 रुपये की बचत, अगर एक दिन में एक पेट्रोल आता है तो 600 रुपया महीने की हो गई, 5 रुपये बिजली के यूनिट हो गई, तो एक अच्छी खबर है। लेकिन ये एक बात सच है कि वज़ीर आज़म इसी किस्म का अज़म लेके 2018 के इलेक्शन में आए थे। अचानक इतनी देर बाद उन्हें क्यों ख्याल आया? एक तरफ तो वो खुद फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान है। मैं तो दुनिया के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करने के हक में नहीं हूँ। वहाँ मजदूर की मिनिमम सैलरी ये बात तो 2 से 3 लाख रुपए है। भट्टी साहब, आप दोनों से बात करके कि पैनिक में हैं वज़ीर आज़म। एक बड़ी मुलाकात जो आज टेलीविजन स्क्रीनों पे चली है और तवील मुलाकात थी, उसके ऊपर आपकी क्या खबर है सर? इज ऑल वेल इन द क्वार्टर्स दैट मैटर? ये मुलाकात तो एक बहाना थी। मुलाकात तो हो गई जिसमें कोई और 2 की बजाय 4 लोग थे। खैर वो छोड़े, मुझे नहीं पता उस मुलाकात का। वो मुलाकात में भी कुछ और पेशरफ्त होनी है। उसके बाद अगर वज़ीर आज़म सैटरडे को तकरीर करते तो और करते। ये मैं आपको बीइंग ए रिपोर्टर हूँ, मैं मदर अब्बास साहब को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं तो ख़बर बड़ी देता हूँ। लेकिन ये टाइमिंग बड़ी अहम है और ये इलेक्शन के करीब होती तो मैं समझता कि ठीक है। एंड पे हमेशा यही हुकूमतों की पॉलिसी होती है कि एंड पे वो ऐलानात करो जो पॉसिबल भी नहीं है, जो होते हुए मुमकिन भी नज़र नहीं आते। लेकिन ये ऐलानात करके उन्होंने कम से कम अपोजिशन को थोड़ा सा पीछे किया। लेकिन इसमें अपोजिशन के दबाव को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता हरगिज़। ये बददयांती होगी। अभी उन्होंने जहांगीर तरीन को भी फ़ोन किया है उनकी सेहत के नाम पर, जबकि मैं खुद विटनेस हूं कि जहांगीर तरीन इनसे बात नहीं करना चाह रहे थे। ये भी एक कड़वा सच है। लेकिन हैरत वाली बात है कि अब चौधरियों के पास भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है बाप पार्टी ने भी अपने मुतालबत बढ़ा दिए हैं
और तो ये की जा रही है वफाक और पंजाब की कबीना में ज़्यादा तुसी की जाएगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देखना ये है कि जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे और सहाफ़ियों पर तनकीद करना, वो आपने मुझे भट्टी साहब दो खबरें आपसे चाहिए। आप ऑन ग्राउंड लाहौर में बैठे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब की सेहत के हवाले से कुछ हमें ऐसी खबरें आई हैं विच आर वेरी अनसेटलिंग। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। देयर वाज आल्सो अ मेंशन के एम्बुलेंस से उनको बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। आई होप दैट इज़ नॉट ट्रू। मैं उनसे नहीं राब्ता कर सकी, कोशिश की, आप बताइएगा अगर ऐसी खबर आप तक पहुंची। दूसरा, गुजरात के चौधरी सोच क्या रहे एग्जैक्टली सर? चंद दिन कबल खबर आई, जिस तरह आपने अभी इशारा किया कि हफ्ते को ये तकरीर होती तो अक्सर इसके कंटेंट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो खबर हमें ये भी पहुंची कि गेम इज ओवर, गवर्नमेंट इज अबाउट टू पैक अप। मगर अब जो खबर आ रही है वो ये है कि गुजरात के चौधरी जो हैं वो अपना कंधा नहीं देंगे हिज़्ब इख्तिलाफ को। दे स्टैंडिंग सॉलिड विद द गवर्नमेंट। इज दैट ट्रू सर? कल वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात भी करने जा रहे हैं। देखें, एक तो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया है, बात करने की पोजीशन में नहीं है। मैंने भी आज उनके फैमिली से रब्ता किया। हो सकता है इमरान खान साहब का फ़ोन उन्होंने सुन लिया हो। मैं क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा, मैं तो नहीं कर सकता। और इत्तफाक से परवेज़ लाई साहब से भी मेरी मुलाकात कल हुई। अच्छा। और ख़ासी लंबी हुई। और क्या क्या उससे आपने अखज़ किया? अभी तक तो उस मुलाकात में मैं समझता हूँ अभी तक उन्होंने अपोजिशन को रिफ्यूज़ नहीं किया। परवेज़ लाई साहब चाहते हैं अगर हुकूमत जाए, अगर जाती अदम एतमाद, तो 1.5 साल इन एवरी कंडीशन पूरे करने हैं, जबकि नून लीग 4 माह पे बाजिद है। इस पर वो किसी भी सूरत में उनका साथ नहीं देंगे। और इसी टॉपिक पे बड़ी तफसील बात हुई तो मैंने उनसे यही गुजारिश की, सुना है कि आप वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा दुआ करें। इस दुआ का मतलब ये होता है जब दुआ पे बात आ जाए तो बात अच्छी होती है। लेकिन अपोजिशन अगर नवाज शरीफ अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर अदम एतमाद आएगी नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और अगर काफ लीग साथ नहीं देती तो फिर कोई मौजा भी नंबर गेम पूरे नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि मेरी इतला है कल रात मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने भाई अपने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि सर हमें थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग बैक फुट पे नहीं जा रही। इसी वजह से आज 2-3 मुलाकातें हुई हैं जो आपने देखा होगा। अब ये गेंद इस वक्त पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि वो नून लीग के कि क्या वो 1.5 साल या 1.25 साल इलेक्शन का पीपल्स पार्टी और काफ लीग को देते हैं कि नहीं देते। ताहम अदम एतमाद की तहरीक में अब दिन ब दिन तो जो शिद्दत थी ना उसमें कुछ कमी सी नज़र आ रही है। उसकी वजह पीपल्स पार्टी के खदशात, नून लीग और अपोजिशन एक पेज में नहीं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी खबर दी है ऑन ग्राउंड से मज़र साहब। इस्टेब्लिशमेंट अभी जिसने एक बड़ा अहम किरदार अदा करना है कि अगर सूरत हाल सिस्टम तब्दील होना है, आज की अहम तरीन बैठक उसके ऑप्टिक्स के हवाले से क्या समझा जाए, क्या अखज़ किया जाए, आपके पास क्या खबर है? और हिज़्ब इख्तिलाफ के जो जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि जो उसमें शिद्दत थी उसमें कमी महसूस हो रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ अगर वक्त का तयन ही नहीं कर पा रही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो फिर क्या समझा जाए सर? नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन ला भी पाएगी या नहीं? देखिए मेहर, मेरा तो पहले दिन से मेरा वो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आइडिया ही गलत है। नून लीग हर सूरत में नुकसान में रहेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के उसमें, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी भी हो जाए तब भी नून लीग को लॉन्गर टर्म में नुकसान है। देखिए चौधरी चंद नशिस्तें लेकर वो कितनी बड़ी बारगेन कर रहे हैं। वो इमरान खान को भी उन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया, जो इमरान खान उनसे मिलना नहीं, 1 साल तक नहीं मिले थे। अब पिछले चंद माह में कितनी मुलाकातें हो गई उनको। मुनीस हलाई जिसकी शक्ल वो देखना नहीं चाहते थे, उनको वफाकी वजीर बनाना पड़ा उनको। अब फिर वो जा रहे हैं उसमें। तो चौधरी का बेसिकली वो ये है कि जी पीटीआई के साथ जो कमिटमेंट थी वो थी अगले इलेक्शन तक, वो आगे के इलेक्शन की नई बारगेन करेंगे, आगे के इलेक्शन के सिलसिले में नई वो सब बंदी करेंगे। और ऐन मुमकिन है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप आगे के लिए मांगे, और ऐन मुमकिन है इमरान खान उनको चीफ मिनिस्टरशिप दें, ऑफर करें उनको, क्योंकि जो चीज़ अपोजिशन उनको ऑफर कर रही है वो इमरान खान भी ऑफर कर सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि 1.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बना के आगे की बात हो। तो इस वक्त चौधरी जो हैं वो विन विन सिचुएशन में हैं। वो अपोजिशन से सिर्फ 1.5 साल के लिए आगे की भी बात कर रहे हैं। जब आगे की बात करते हैं वहां नून लीग राइटली नो कर रही है, बिल्कुल राइटली नो कर रही है, क्योंकि फिर नून लीग के पास रह क्या जाएगा?
अगर वो जो सबसे बड़ी पंजाब की जमात है वो सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दे 1.5 साल के लिए या आइंदा के लिए कमिटमेंट कर ले, तो फिर न्यू लीग के जो लोग हैं वो तो चौधरी के साथ चले जाएंगे। नहीं, और वो जहन में रखिए सर कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का स्लॉट जिसको ख्वाजा साद रफीक साहब को मच वांटिंग टू टेक दैट स्लॉट, उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का स्लॉट नहीं दिया गया। तो आप सोचे चीफ मिनिस्टर का स्लॉट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इतने आराम से तो ये जाने नहीं देते। सर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है? आपको पता है कि असल डिफाइनिंग वो आपका जी देखिए, इमरान खान को ये समझना पड़ेगा, अगर उन्होंने वो सियासी गलती की जो मादी के हुक्मरान करते रहे इस मसले पर, यानी मैं उसको लार्जर उसमें नहीं कह रहा, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस इशू के ऊपर पीछे हटना पड़ेगा। इस इशू के ऊपर जो भी शख्सियत उनके जहन में है, उस शख्सियत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, उनको एड्रेस करना उनके ऊपर है। बट्टी हंस रहे, मुझे पता है। तो वहाँ अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है, पीछे हट जाते हैं तो मसला सॉल्व हो जाएगा। क्या मूड है खान साहब का? भट्टी साहब आप तो बड़ा चहक रहे हैं, जिधर उनका दिल आया हुआ है, तो क्या मूड है? देखिए मदर साहब बड़े ले लेंगे खान साहब, गहरे और बरतानिया चाहते हैं तो ले लेते हैं, जिस बुज़दार के पीछे खड़े हो गए तो हो गए। मदर साहब बरतानिया दौर के सहाफ़ी हैं और अल्फाजों से अच्छा खेलते हैं, तो पीका टीका भी आया नहीं। सबसे पहले आप चाहती हैं मुझे ही लग जाए। मदर साहब ने जिसका खदशे का इजहार किया, उसके अलावा 2 बंदों का और जिक्र हुआ, कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता। इमरान हाँ कहा जा रहा है कि यू टर्न लेने के मूड में है उस इशू में जिसकी मदर अब्बास साहब निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन उधर भी एतमाद का फुकदान है। जो बातें आ रही हैं उनके अलावा 2 नाम डिस्कस हुए हैं, कहाँ हुए हैं ये मत पूछिएगा, क्योंकि पीका का टीका अगर वज़ीर आज़म सहाफ़त का गला घोंट के आज़ादी सहाफ़त का दावा कर रहे हैं तो फिर पीका का टीका, मगर बासा पीका का टीका तो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सहाफ़ी इस टीके से नहीं डरेगा। वज़ीर आज़म का दावा था, आपने उनकी तकरीर सुनी, बड़ा पैशनेटली उन्होंने प्रपोज किया और बल्कि इसको कहा कि बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ नहीं है। क्या कहेंगे आप सर? उन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट्स भी रेज़ किए हैं, मगर एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म को क्या मिसलीड किया जा रहा है? क्या एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उनको अमल दरामद करने में ही हमारी बका है या स्ट्रेंथन करने में? इज ही बीइंग ग्रॉसली मिसलेड? महर बहुत ज़्यादा मिसलेड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है वो पैका को पढ़ें तो मुझे बताएं, पैका 2016 की मुखालफत उन्होंने क्यों की थी? उस वक्त क्यों मुखालफत की थी? आज जब वो ऑर्डिनेंस की तारीफ कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस का दिफा कर रहे हैं, ये बात हमसे ज़्यादा कौन? जिस तरह उन्होंने कहा बदकिस्मती से प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ही टारगेट होता है। तो हमारी तो धज्जियां उड़ जाती हैं, हमें कोई नहीं तसव्वुर करता, हम भी किसी की माएँ बहनें बेटियां हैं। तो मेरा मतलब है कि खातून अव्वल की एहतराम सर आंखों पे और बिल्कुल जरूरी है, मगर दिस शुड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू एवरीबडी। एंड यू आर राइट सर, उन्होंने नजम सेठी का हवाला दिया, रेहाम खान को भी आपके बुखारी लेकर गए अदालतों में यूके का, उसका भी हवाला दिया, उसकी तरफ भी पॉइंट आउट किया, बड़े इंस्टेंसेस उन्हें जिक्र किए। मगर महर जिस कवानीन की वो बात कह रहे हैं, उन्होंने मिसाल दी ना कि वो खुद जीते थे लंदन में जी, और इयान बोथम, उन्होंने नाम नहीं लिया इयान बोथम के खिलाफ, तो वो कानून वो यहाँ क्यों नहीं लेकर आते? यहाँ स्ट्रॉन्ग डिफेमेशन लॉस क्यों नहीं बनाते? वो डिफेमेशन लॉस का जिक्र ही नहीं करते। वो जरा मालूम तो करें कि पैका में हुआ क्या था, पैका के बाद FIA ने किन लोगों को उठाया था, उनका नतीजा क्या निकला, जरा जो असिस्ट तो करें। यानी जब 2018 में वजीर आजम आए थे और फवाद चौधरी साहब पहली मरतबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे, वो क्या लेकर आए थे? पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे वो क्या करना चाह रहे थे? अब वो पैका ऑर्डिनेंस के तहत लेकर आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो बताया ना, सोशल मीडिया जो लोग कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के विंग्स हैं, उनको पकड़वाए ना, फिर उनको देखे ना कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर वजीर आजम को लैंग्वेज का ही मसला है, और हम बिल्कुल इस चीज को, और मैं एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने पहले दिन से ये बात कही है कि मैं मोहसिन बेग के केस को आजादी सहाफत का केस नहीं समझता, लेकिन आप इन चीजों को तो देखें
आप जिन चीजों को रोकना, जिन कवानीन को बना के रोकना चाह रहे हैं, कल इमरान खान जब ऑपोजिशन में होंगे तो उनकी वही पोजीशन होगी जो आज ऑपोजिशन ले रही है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल क्विकली आपसे करूंगी भट्टी साहब, नज़र साहब। भट्टी साहब, हुकूमत रुक रही है या जा रही है? ये आम सवाल है, आम बंदा ये पूछ रहा है, रुक रही है जा रही है? खान साहब किधर हैं? नहीं, आज की मुलाकात और कल की मुलाकात में कुछ मामला बेहतर हुए हैं। अगर हुकूमत जाएगी तो अपनी वजह से जाएगी, ये मैं आपको पूरे एक रिपोर्ट। और दूसरा, नहीं पीका पे मुझे बात करने दें। इमरान खान साहब को मैं चैलेंज करता हूं, जो दो सियासी जमातें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज का जुडिशल कमीशन बनाए, मैं साबित करूंगा सबसे ज्यादा गलीज जबान, बेखुदा जबान माओ बहनों के खिलाफ कौन इस्तेमाल करता है, किसके जाली अकाउंट है। इस पर मैं काम कर रहा हूं, मैं FIA की बीट करता रहा हूं। इमरान खान साहब को उनके नादान दोस्त मीडिया से ऐसे ही दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे भी वज़ीर आज़म है, खातून अव्वल बा पर्दा काबिल एहतराम है, लेकिन महर बुहारी नहीं और दीगर जो सहाफ़ियों की माँ बहन गलीज गुफ्तगू की जाती है, यार उनकी भी इज्जत की हिफाजत करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। ऊपर से वो कह रहे हैं सहाफ़ी पैसे लेते हैं, ब्लैकमेलर है। तो हमारी उनसे गुजारिश है, खुदा के वास्ते उनका नाम दे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये नामुनासिब बात है कि किसी सारे को करप्ट कह देना, नाम लेना। वो तो वज़ीर आज़म, उनके पास तो हर वसाइल है। तो सहाफत के उनके नादान एडवाइजर उन्हें वन साइडेड पिक्चर दिखा रहे हैं। सहाफत के नाम पे ब्लैकमेल हुआ होते हैं, एजेंडे पे काम करते हैं, सहाफी पैसे लेते हैं। महर हम आजादी पीका नहीं नाफज होने देंगे, चाहे जानी माली जो मर्जी नुकसान हो। अगर अल्लाह ऊपर है तो हम आखिरी दम तक पुरअमन जद्दोजहद करेंगे और ये चैलेंज है उनको। बहुत बहुत सख्त मौक़िफ़ आरिफ हमीद भट्टी साहब ने लिया। आपने गुफ्तगू सुनी मज़हर अब्बास साहब की और आरिफ हमीद भट्टी साहब की। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद बात करेंगे। बड़ा दिलचस्प अमर है, एक तहरीक निकल रही है कराची की तरफ, एक तहरीक कराची से रवाना होकर इस्लामाबाद की तरफ, और दोनों तहरीक से क्या मकसूद है, एक वक्फ़े के बाद। दिलचस्प अमर यह है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में हकूक़ सिंध रैली लिए आज रतोडेरो और कमर शहादत कोर्ट से लाड़काना पहुंचे हैं। और रतोडेरो में शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च सरकारी मार्च है, 30-30 हज़ार रुपए देकर जालों को इकट्ठा किया गया है। 30-30 हज़ार रुपया एक एक कारकुन को जो इस्लामाबाद जा रहा है उसको 11 दिन का पैकेज दिया गया। ये अवामी हकूक पर डाका नहीं तो और क्या है? तुम्हारा कारकुन क्यों नहीं लगाता? सरकारी मशीनरी से क्यों लगवाते हो? तराजू में रख लो, 3 साल का हिसाब हमसे ले लो, 15 साल का हिसाब तुम दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंच रहा है और 6 मार्च ही को तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कराची पहुंच जाएगा। मार्च का ये पहला हफ्ता इसलिए भी अहम है कि ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के लिए मार्च ही के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त देने का फैसला किया है। नाजरीन, इस ज़मन में ऑपोजिशन की काविशें तसलसल के साथ जारी हैं, लेकिन आज भी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ता हुआ और तहरीक को तेजतर करने पर इत्तफाक हुआ है। शहबाज शरीफ ने अख्तर मैंगल से मुलाकात के हवाले से भी मौलाना को एतमाद में लिया और आज ही हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी चौधरी बरादरान से सिराजुल हक की भी अहम मुलाकात हुई है। हुकूमती इत्तेहादी अगरचे हुकूमत के साथ खड़े हैं मगर उनके ऑपोजिशन से राब्ते भी जारी हैं। अब हुकूमती इत्तेहादी MQM भी आज बरमला ये कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है उसमें किस सिमत में खड़े होंगे ये मामला बढ़ेगा। हुकूमत अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों, लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ के बाद MQM की ऑप्शंस खुले रखने की हिकमत अमली ने हुकूमती मुश्किलात बढ़ा दी हैं। साथ ही मरकज़ की एक और अहम तरीन इत्तेहादी बाप ने भी वज़ीर आज़म के सामने चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश कर दिया है। काबीना में नुमाइंदगी, सूबे की नशिस्तें बढ़ाना और मेगा पैकेजेस के मुतालबात पेश कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमती एतमाद पर एक बिजली सी गिरा दी है। ये कहना गलत ना होगा, हमारे अहम तरीन ज़राए जो हैं काबीना के अंदर मौजूद, दे डिड नॉट सी दिस कमिंग।
मगर इस सब के बावजूद वफाकी वजीर दाखिला दावा कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद डेडलॉक का शिकार हो चुकी है। अपोजिशन के अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया है और उनका ये फैसला करना कि स्पीकर की तरफ जाना है, सेनेट चेयरमैन की तरफ जाना है, पंजाब में जाना है, मरकज़ में जाना है, न सिर्फ ये सवालिया निशान बना है बल्कि इस डेडलॉक की बड़ी वजह ये भी है कि अभी शहर बसा ही नहीं तो चक्कों ने ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि बंदर बांट कैसे होनी है। हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है और फ़ख्र है और नाज है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहाँ रखने हैं 9 दिन। बात करेंगे मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन अपना पूरा जोर लगाने को तैयार दिखाई दे रही है लेकिन हुकूमत भी बचाव की तदबीर करने को तैयार है। अभी आपने वजीर आजम का आज का खिताब भी सुन लिया होगा। क्या ऑपोजिशन के इस कारीवार से बचने के लिए बतौर ढाल इस्तेमाल किया गया है या वाकई अवाम को रिलीफ देने के लिए अब हालात साजगार हो गए हैं? देखिए हालात तो क्या साजगार होने हैं। पिछली बार 15 दिन पहले आपने वो बढ़ाया 12 रुपए और आज 10 रुपए कम कर दिया पेट्रोल। बिजली की कीमत बढ़ाई है 6 रुपए 30 पैसे, अब आज 5 रुपए कम कर दिया। आज ही दोबारा LPG महंगी कर दी है। तो इसका कोई उस तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं है लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्रेशर महसूस होना शुरू हो गया है। बिल्कुल ये हरारत महसूस हुई है जो कल का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है और उससे वो देख रहे हैं कि किस तरह से अचानक ये खिताब आ गया है, शायद इस तरह से रोक रहे हैं। लेकिन असल मसला महंगाई है, असल मसला बेरोज़गारी है और वो जो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस वक्त इस मुल्क को दरपेश है। दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है, रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। आप देख लें खारजा पॉलिसी में क्या हो रहा है। तो ये इनके हुक्मरानों का अब रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। जो कुछ इन्होंने कहा था उसके उलट किया है। तो मेरा ख्याल है अब ये सारा कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर सर रहने का जवाब नहीं रहा तो बड़ी कमज़ोर दलील है। माजरत के साथ वज़ीर आज़म की चीफ अवामी स्टाफ से भी आज तवील मुलाकात हुई है मगर आप पीपल्स पार्टी अपने 38 मुतालबात लिए 10 रोज़ा लॉन्ग मार्च के ऊपर निकले हुए हैं मगर जिनका इशारा मकसूद है वो तो सुकून में दिखाई दे रहे हैं। तवील मुलाकात तो अच्छी नहीं होती। तवील मुलाकात में तो प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो तवील होती है ना। वरना तो रूटीन की मुलाकात है, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई और ख़त्म होगी मुलाकात। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए वो कोशिश कर रहे हैं अपने तई, वो तो करेंगे, उनको करनी भी चाहिए, वो उनका हक है कि करें। लेकिन वो सारी कोशिशें मुझे किसी तरफ उनकी लगती हुई नज़र नहीं आ रही, उनका कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अब कोई इनका वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं, ना इत्तेहादी ना इनके अपने MNAs MPs जब हमें मिलते हैं प्राइवेटली जो वो बातें करते हैं। तो सर मगर बातों से बात नहीं बनेगी चौधरी साहब। कथा कलामी माफ। एक जानिब तो ये बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तैयारी मुकम्मल है लेकिन सिर्फ तहरीक पेश करने की तारीख पर मुशावरत होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल ये इतलात भी हम तक पहुंच चुकी हैं कि नंबर गेम ऑपोजिशन के हाथ से निकल चुकी है। काफ लीग की हुकूमत के साथ खड़े होने के भी चांसेस अब ज्यादा ठोस दिखाई दे रहे हैं और अब इस बात का ये भी इशारा है कि बाकायदा तौर पर MNAs और MPs से राब्ते किए जा रहे हैं। देखिए एक तो ये बात आज भी काफ लीग की जो जमात इस्लामी के साथ मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा भी हम भी देख रहे हैं और जमात इस्लामी ने भी कहा है हम भी वेट एंड सी पे हैं। तो सारे वेट एंड सी पे हैं, देख रहे हैं कि कब आती है और उसके बाद फैसला करेंगे। ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि देखें इनके हाथ में नहीं है, ये प्रेशर महसूस कर रहे हैं और उस प्रेशर में ये फैसले कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह से हुकूमती लोग जो हैं वो तो दावे और वादे वो तो पहले दिन से कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली आज इनका बहुत ही इन पे प्रेशर है, इनके लोगों पे प्रेशर है, वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल ये टिकने पाएंगे। अब सवाल तो फिर वापस अपोजिशन पे आता है कि वो कब करती है, कैसे करती है और उसके लिए क्या। बिल्कुल यही मसला है कि ऑपोजिशन जब फैसले ही नहीं कर पा रही, आप लोग तो तारीख देने की अभी पोजीशन में नहीं है कि कब तहरीक लेकर आ रहे हैं, तो फिर क्या समझा जाए, कब लानी है, किसके खिलाफ लानी है? दे स्टिल एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी। नहीं देखिए ना, वो तो जब उन्होंने करनी है तभी करनी है और ये भी फैसला नहीं हुआ अभी तक, या ये भी उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि उन्होंने किसके खिलाफ करनी है। स्पीकर के खिलाफ पहले करनी है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करनी है, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ करनी है, किसके ख़िलाफ़ करनी है। वो तो कोई एक भी टेस्ट हो जाएगा ना जब होगी, लेकिन उसकी तारीख का ऐलान तो नहीं करना। वो तो जाकर उन्होंने सबमिट करानी है, तारीख का ऐलान किस लिए करना है? इसके लिए किसी तारीख के ऐलान की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर्स पड़े हुए हैं सब पार्टियों के,
वो लेकर रखे होते हैं पहले ही, बस एक सिग्नेचर्स तो 8 माह पहले भी पड़े हुए थे, तब भी दमादम मस्कल अंदर हो रहा था, मुंह पे मारो इस्तीफे ऐलान हो रहा था। मेरा मतलब है कि अभी भी उतनी एम्बिग्यूटी है। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किस जमात से ताल्लुक रखेगा, हुकूमत 1 साल के लिए आनी है या इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, या फौरी आप लोगों ने इस्लाहात ला के फिर साल गुजारना है, या फौरी इलेक्शंस कॉल कर देनी है? यानी कि किसी के पास जवाब नहीं है अभी तक। सर ये देखिए ना, हमारी तरफ तो कोई इस पे इबहाम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इबहाम है तो वो नून लीग के अंदर है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट आई थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है, आज इसाक डार साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बननी चाहिए और उस पर उनको रिफॉर्म्स करनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि एक हुकूमत बने कुछ वक्त के लिए, वो साल या 1.5 साल का उसमें मुद्दत का नहीं इशू है, उस पर कंसेंसस हो जाएगा और वो रिफॉर्म्स करके इलेक्शंस करवा दे, उसके लिए हम भी तैयार हैं। बिलावल साहब ने तो कहा है कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आपने देखा है जिस तरह से क्राउड निकल रहा है, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा जिस तरह से ये आगे आते चले जाएंगे। नहीं, मगर सर आप लोग जो जोर दिखाना चाह रहे हैं सड़कों पे वो दिखा पाएंगे? क्योंकि अगर नून लीग में ये भाम है भी, कंफ्यूजन है भी, वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। सरकारी रैलियां आप निकाल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, पैसे बांट के जालों को बाहर लेकर आ रहे हैं, इससे तो हुकूमतों को घर नहीं भेजा जाता। और वो खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं, उनके तो मुरीदैन भी नहीं आ रहे, तो वो यही कहेंगे ना, ये जो इस तरह से क्राउड आता है वो पैसे देकर थोड़ा आता है। क्राउड वो जो कुर्सियों पे जिनको लाकर बैठाते हैं और वो कुर्सियां भी खाली होती हैं, वो पैसे देकर आता है। यहाँ पे तो कोई कुर्सी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। लोग देख लें आप, एक शहर से जब दूसरे शहर में, ये भी नहीं है कि एक शहर का क्राउड दूसरे शहर में जा रहा है, हर शहर का अपना है और हमारा आपस में भी मुकाबला है। हम चाहेंगे कि हम कसूर में ज़्यादा बड़ा करें, उकाड़ा से, उकाड़ा वाले कहेंगे हम साहिवाल से बड़ा करें। तो ये बड़ा खेल का मसला नहीं है ना। अभी ये कंपटीशन इज नॉट के कौन ज्यादा बंदे जमा कर लेता है। अभी द पॉइंट इज के हुकूमत जाती नहीं दिखाई दे रही, शिद्दत में कमी आ गई है ऑपोजिशन की तहरीक की। आप खुद मान रहे हैं कि PMLN के अंदर अपना इबाम है जो ले डूब रहा है ऑपोजिशन को। हुकूमत आपको जाती दिखाई भी दे रही है, और अगर दिखाई दे रही है सर, महीना कमिट करे ना, महीने की बात करें, कौन सा महीना? मेरा ख्याल है वो जो अगला महीना है ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ही जो कुछ होना है। मार्च के महीने में जो कुछ होना है। वरना यही है हुकूमत फिर कहीं नहीं जा रही, मतलब के नहीं, नेचुरली वो तो फिर बैठे जो बैठे हुए हैं वो तो बैठे ही हुए हैं। लेकिन मुझे ये डर है कि अगर ये तहरीक किसी तरफ ना लगी तो खुद रो तहरीक निकल कर कहीं इस मुल्क में अनारकी ना फैल जाए। ये इम्कान मौजूद है और इसको आप रादस इम्कान करार नहीं दे सकते, क्योंकि जो लोगों की हालत है, लोगों की आमदनियां तो बढ़ी नहीं, महंगाई डबल से ट्रिपल होगी है। ज़रा आप आम आदमी, किसी अपने कैमरामैन या किसी आम आदमी से पूछकर तो देखें उनकी हालत क्या है। ठीक है तो सर, आखिरी सवाल, क्या इस्लामाबाद आके धरना दिया जाएगा? इस पे फैसला कर लिया, पीपल्स पार्टी इधर बैठेगी? मेरा नहीं ख्याल धरने का नहीं। देखे ना, ऐलान तो बिलावल साहब ने करना है, उधर आकर करना है, उससे पहले हम कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो मुझे लग रहा है या जो मेरा फीलिंग है वो धरना नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं होने देंगे, इस मूवमेंट को और इस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देंगे। भुट्टो साहब ने भी तहरीक चलाई थी अयूब खान के खिलाफ, और वो जो तहरीक थी, जब तक अयूब खान ने इस्तीफा नहीं दिया था वो तहरीक ख़त्म नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। मूवमेंट रुकेगी नहीं, धरने के ऊपर अभी तक फैसला किया नहीं गया, लेकिन शायद धरना नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं वज़ीर आज़म के अहम तरीन ऐलानात, जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील होने जा रही है। अगले बजट तक कुछ नहीं बदलेगा, बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए वज़ीर आज़म ने। हकीकत पसंद आना है क्या? वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरी, बल्कि मेगा खुशखबरी सुनाई है कि पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं, 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। IT सेक्टर के ऊपर, चाहे वो कंपनीज हैं या फ्रीलांसर्स हैं, 100% इनको हमने टैक्स पे छूट दे दी।
नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये एक मिनी बजट अनाउंस करने के मुतरादिफ है? कोई मुआशी मंतक है इन ऐलानात में? कितने अरबों खरबों रुपए की ज़रूरत होगी इसको यकीनी बनाने के लिए? और ना सिर्फ फैटफ का रिव्यू अभी चल रहा है और साथ ही IMF से भी कुछ वादे किए गए हैं, क्या वो वादे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिक रिपोर्टर मौजूद हैं, अभी बात करेंगे इसी हवाले से शहबाज राना साहब से। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने को। शहबाज साहब, ये बिजली की कीमतें कम करने की बात, पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम करने की, इनके रेट कम करने की बात, तकरीबन 20 रुपए और बिजली तकरीबन 5 रुपए, ये पैसे आएंगे कहाँ से? फिस्कल डेफिसिट तो मजीद बढ़ेगा हमारा, जो 3 सालों में तकरीबन 8% से ज़्यादा ही तवातर से रहा है। बजट डेफिसिट बढ़ेगा, ना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मेजर्स का कोई ऐलान किया गया है कि वो किए जाएंगे, ना बताया जा रहा है कि कितने नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। किस तरह वज़ीर आज़म ये करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मिस महर। देखें, ये जो आज का फैसला है ये रूट करता है जो PTI को शिकस्त हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे इनको जो लोकल बॉडीज में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर और चीज़ें एक्सेलरेट हो गई। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है इस वक्त अपोजिशन की, तो ये अगर आप चीज़ें देखते हैं, इसके ऊपर मैंने खबर भी पिछले दिनों की थी कि 200 अरब रुपए का एक इन्होंने मांगा है रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वजारत ख़जाना से कि हमें कम से कम 200 अरब रुपए की स्पेस दी जाए, हमने ये पैकेज देना है। और जो मैंने खबर की थी उसके मुताबिक वजारत ख़जाना ने ये कहा था कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हम आपको ये स्पेस नहीं दे सकते, हमें पहले IMF से बात करनी होगी। तो जो मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई है वजारत ख़जाना में और FBR में भी, क्योंकि इसमें FBR से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, IMF को इसके हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया और इनके पास फिस्कल स्पेस नहीं है। इस वक्त जो आपने IMF का और पाकिस्तान का प्रोग्राम रिवाइव हुआ है, उसके तहत 30 जून को हमने उनको तकरीबन 25 अरब रुपए का बजट सरप्लस देना है। जो सूद की अदायगियाँ उसकी खर्चा होगा वो निकाल के, और कोरोना वायरस से रिलेटेड बाकी जो खर्चा और हुकूमत की आमदन है उसमें हमने 25 अरब रुपए की आमदन दिखानी है। तो वो तो हमसे हो नहीं रहा था, इसके ऊपर ये 200 से लेके कुछ तकरीबन 240 अरब रुपए का ये पैकेज आज बनता है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है। 240 अरब का पैकेज, ये तकरीबन 200 अरब रुपए से लेके 240 अरब रुपए का पैकेज बनता है। तो कोई इकोनॉमिक सेंस आपको मेक हो रही है? मुआशी मंतक इसकी कोई समझ आ रही है आपको? मिस महर बुखारी, PTI की हुकूमत का PMLN की हुकूमत के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम था इक़्तिदार में आने के बाद कि इन्होंने इलेक्शन की वजह से जो इकोनॉमी को कंप्रोमाइज कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। सर्कुलर डेट आपको पता है कि पहले ही आपका 2 गुना हो चुका है, 1150 अरब से 2400 अरब रुपया हो चुका है। अब ये जो मेरा ख्याल गालबन पहली शायद 5 स्लैब्स को या अगर सबको भी ये रिलीफ देते हैं तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा है। जो बिलों की कलेक्शन है वो पहले नहीं पूरी हो रही, वो 90% ऑन एवरेज है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सब्सिडीज कमिट की हुई हैं वो पूरी नहीं जा रही। पावर डिवीजन को इसके ऊपर ये पैसा कहाँ से आएगा, इसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती। पॉपुलैरिटी के लिहाज से, लोगों को खुश करने के लिहाज से ये इकदाम ठीक है, मैं भी खुश होऊंगा, आप भी खुश होंगे। मगर क्या इससे मार्केट और इन्वेस्टर्स भी तजब्जुब का शिकार या नर्वस होंगे? बिकॉज अब ये IMF के साथ सितंबर में मुलाकात है, IMF के साथ तो मुआहदा तय पाया था कि हर महीने 4 से 5 रुपए बढ़ाना है आपने टैक्स जो देना है। तो मेरा मतलब है कि ये विल इट मेक द इन्वेस्टर्स नर्वस? मार्केट में क्या इसके असरात होंगे? देखिए, जो IMF से हमारी मुलाकात है टेंटेटिवली वो मार्च में होनी है। वो तो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी हुई है। और ये अभी जो इन्होंने 2-3 इकदाम किए हैं, और एक और चीज़ है उसकी स्टोरी के ऊपर मैं आज काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो कल ट्रिब्यून में छपेगी। ये इकदाम दोनों को मिला के अगर देखें तो मुझे लगता है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो मुश्किल में पड़ गया है। और इस विजिट को अगर आप देखें, इस तनाजुर में वज़ीर आज़म पहले चीन गए, उसके बाद फिर वो रूस गए। तो अगर तो इनको चीन और रूस का तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चीन से अगर इनको कुछ इनको इमदाद का वादा हुआ है कि ठीक है आप हमारे साथ आके खड़ा हो जाएं और आपकी जो इकोनॉमिक ज़रूरियात है, सिक्योरिटी की हैं और वो चीज़ें हैं वो हम पूरी कर देंगे, फिर तो इस पैकेज की समझ आती है। अगर आप मेरिट पे चलते हैं, IMF को प्रोग्राम को भी आपने रखना है और इस तरह का रिलीफ पैकेज भी देना है और इस वक्त पे देना है जिसकी कोई तुक नहीं बनती। किसी भी साइड से ये डिमांड नहीं थी कि आप उठ के इतने बड़े जो अनाउंसमेंट्स कर दें। बात ये हो रही थी कि आप इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, कम से कम पास ऑन करें। वो तो बजाय उसको एक स्टेटस को मेंटेन करने के वो इससे एक स्टेप आगे चले गए हैं। तो अगर ये वाला पैकेज करना है और IMF का प्रोग्राम भी करना है तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती।
अगर IMF के प्रोग्राम में हुकूमत रहना चाहती है तो इसमें से कुछ चीज़ों को इनको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी लीगल अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल पाकिस्तान और IMF के जो ताल्लुकात हैं वो शायद मज़ीद ख़राब हो जाएं। अगर वो चीज़ें भी कल अगर आप देखते हैं कोई लीगल अमेंडमेंट आ जाती है तो थिंग्स आर नॉट राइट ऑन द फेस ऑफ इट। वी विल बी हैप्पी कि हमें एक रिलीफ मिल रहा है 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल का, बट बिजली की कीमत भी कम होती है। मगर आज का कर्ज, कल की महंगाई और इन्फ्लेशन है ना सर, ये भी तो एक हकीकत है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से आपका क्या टेक है सर कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? नवाज शरीफ साहब के 92 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट तो हम भुगत चुके हैं, आज भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? जिस तरह पैसा जा रहा है बाहर, जिस तरह आ रहा है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मेरा मतलब है ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी यू टर्न है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सबसे ज्यादा मुखालिफ थे टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स के। अनफॉर्चुनेटली ये तीसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम देने जा रहे हैं। पहली 2 इन्होंने दी, एक IMF के प्रोग्राम शुरू होने से पहले, दूसरी अप्रैल 2020 में दी। उस वक्त इन्होंने बहाना ये मारा कि जी कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर रुक गया था, हमें एमनेस्टी देनी पड़ेगी। ये जिस किस्म की चीजें ये लेके आ रहे हैं ये पॉलिटिकली भी सस्टेनेबल नहीं है और इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर इत्मीनान है कि ये अगस्त 2023 तक इक़्तिदार में रहेंगे तो मेरा ख्याल है इस तरह का पैकेज दे के इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है कि ये तो फिर इक़्तिदार में रहेंगे तो इकोनॉमी को कैसे ये संभालेंगे, आपकी जो बोरोइंग्स कॉस्ट है, आपकी इन्फ्लेशन है। इवन कि एक चीज़ मैं महर बुखारी साहब हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, आज का जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी ना, इसको 2 हिस्सों में देखने की जरूरत है। स्पीच का जो पहला पार्ट था जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाई, आई एम सॉरी टू से, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा मिस स्टेटमेंट्स उनकी थी, फैक्चुअली एरर्स थी उसके अंदर। वो कह रहे हैं कि FBR का जो टैक्स कलेक्शन है वो 6000 अरब रुपए हो गई है। अभी मैंने स्टोरी फाइल की है ट्रिब्यून के लिए, वो 3800 अरब रुपए है। ये 6000 अरब हो सकती है, वो अभी नहीं हुई। इसी तरह उन्होंने GDP ग्रोथ की बात की कि वो नंबर वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई कर दिया, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा जी कि दुनिया के किसी अखबार ने पाकिस्तान की आज तक तारीफ नहीं की। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब हमें रोज किसी जापान के या UK का अखबार का बताते थे जी कि पाकिस्तान की अप्रिसिएशन हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया को नजर नहीं आता। इसी तरह उन्होंने कहा जी महंगाई पाकिस्तान में जो हो रही है वो दुनिया की वजह से हो रही है। ये दुनिया का तो बिल्कुल उसमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का हिस्सा है, उससे ज्यादा हिस्सा इनका जो रुपए की डिवैल्यूएशन 45% हुई है। खुद ये अपने हर महीने बिजली की कीमतें जो बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की बढ़ा रहे हैं, उस वजह से महंगाई हो रही है। तो एक तो जो इनके स्पीच राइटर्स हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा एलोक्वेंटली एज ऑलवेज बता रहे थे। अब ये आप फैसला कर लीजिए नाजरीन, ये फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आएगा आयरॉनिकली या नहीं। मगर बात सही है, 123 रुपये डॉलर 123 रुपये से लेके 178 का हो चुका है। इसके बड़े असरात मुरतब होते हैं। 5 रुपये बिजली के ऊपर हम कट कर रहे हैं आवाम के, लेकिन 18% की जो बिजली चोरी है, लाइन लॉसेज हैं, उसको सही नहीं कर पा रहे। हमारा तकरीबन 52,000 अरब का कर्जा जो है हो चुका है, यानी कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला कर्जा है पाकिस्तान की तारीख में। ये वो अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बहरहाल डिबेट नहीं हो सकती, दे आर फैक्ट्स। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।